देखो, मोबाइल उठाकर किनारे रखो और जाकर आराम करो। कल अली मुराद, उसके पड़ोसी और रिश्तेदारों की मौसमियां सब यहाँ पहुंच जाएंगी। गोदाम वालियों को गोदाम में पहुंचा देना, बाजार वालियों को बाजार पहुंचा देना। चलो चलो, उठो, जाओ, सो जाओ। ये भी अपने साथ कमरे में ले जाइए। जीती रहो बहू। तुम नौजवानों की असल परेशानी क्या है पता है तुमको? छुट्टी के दिन काम करते हो और काम के दिन छुट्टी मनाते हो। जाओ, उठो, जाकर सो जाओ। मुझसे तो कुछ नहीं सीख पाए तुम। कम से कम अपनी तेज दिमाग बहन से ही कुछ सीख लो। जाओ, तुम जाकर सो जाओ, मैं बुझा दूंगी। जी ठीक है अम्मी जान, खुदा हाफिज, शब बखैर। शब बखैर। अम्मी जान ने मुजफ्फरी मैडम के पैगाम के बारे में सच नहीं कहा। जानता हूँ। वो जो चीज़ें बताई हैं उनके हिसाब से मैडम मुजफ्फरी अब क्या पैगाम देंगी अम्मी को? हाँ, नहीं देंगी। मुझे लगता है कि ये मुजफ्फरी साहब अम्मी के पीछे पड़ गए हैं, पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। अरे अम्मी को इन सब के बारे में क्या पता, इस तरह की वो है ही नहीं। परेशान हो जाती हैं। देखा कैसे फ़ोन पर बात कर रही थी, कितना परेशान थी। हाँ थी। हाँ, तो मुजफ्फरी साहब भी गलत फ़ायदा उठाते हैं और अम्मी को परेशान कर रहे हैं। अब मैं इससे ज़्यादा उन्हें परेशान नहीं करने दूंगी। अम्मी जान कहाँ ये सब बर्दाश्त कर सकती हैं। जब वो फ़ोन पर बात कर रही थी तो मैंने भी उनकी हालत देखी, बहुत तरस आया। क्योंकि ये सब उन्हें करना नहीं आता। इस तरह की हरकतें उन्हें सख्त नापसंद हैं। मुझे लगता है मुझे मुजफ्फरी साहब से बात करनी चाहिए और उन्हें अम्मी जान को परेशान नहीं करने दूंगी मैं अब। हम दोनों चल के बात करते हैं। बहरहाल तुम्हें भी कोई साथी चाहिए ना। आज का दिन बड़ा अजीब था, बहुत अजीब। मोहतरमा ने कहा कि हमें फूल भी लेकर चलना चाहिए। नादरी साहब, हम यहाँ आए हैं आपके पास कि आपका रिश्ता मांगे जनाब मेहदी मुजफ्फरी साहब के लिए। एक मिनट, माफ कीजिएगा। रात में मोहम्मद की जो हालत हुई थी उससे पहले ही मैंने आपके रिश्ते की बात कर दी थी। रिश्ते की बात कर ली थी। रिश्ते की बात कर ली थी मैंने। रिश्ते की बात कर ली थी। माफ करना ताहिर, मुझे माफ कर दो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम ये यकीन करो कि कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। तुम अब भी अपनी माँ की जान हो। हाँ, अब तो मैं तुम्हारी माँ ही बन गई हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ। अब तुम्हारी तरह कहाँ हूं। अब सब कुछ खत्म हो गया, मैं भी खत्म हो गई हूं, कुछ भी बाकी ना रहा। बर्फ बेचने वाले से पूछा कि सारी बर्फ बेच दी। उसने कहा नहीं, खत्म हो गई, पानी बन गई। मैं भी पिघल गई हूं।
खत्म हो गई हूँ ताहिर, मैं खत्म हो गई हूँ, खत्म हो गई हूँ। वालिदा साहिबा को सलाम कह देना। मैं वहां से आ चुकी हूँ, रास्ता काफी तवील है। मतलब सब कुछ ठीक है? मेरे ख्याल से यही टाइम बेहतर है। अब फ़ोन करो, वो बात करेंगी। माफ़ कीजिएगा सासान साहब, एक मैडम आई है, मुजफ्फरी साहब से उन्हें काम है। किसी से मिलना था? नहीं। अच्छा, बुला लो। ठीक। जल्दी से उसे निपटा दो क्योंकि फिर फ़ोन करना है। जी आइए। मुजफ्फरी साहब। जी। मैं नादरी साहिबा की बेटी हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आइए तशरीफ़ लाइए। मैं ज़रा अकेले में आपसे 2 मिनट बात करना चाहती हूँ। मैं तो जा ही रहा था। आप बात करें। तशरीफ़ रखें प्लीज़। मुजफ्फरी साहब, आप मेरी माँ को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। मेरी माँ उन औरतों की तरह नहीं है जिन्हें आप जानते हैं। उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने काम से काम रखा है और अपने बच्चों की तरबियत की है। मैं आपकी माँ की बहुत इज्जत करता हूँ। अगर इज्जत करते तो उनकी इजाज़त के बगैर उनका पोर्ट्रेट नहीं बनाते। मेरी माँ कभी भी कुछ भी मुझसे नहीं छुपाती। अगर आप इजाज़त दें तो मैं वजाहत कर दूँ। मैं यहाँ आपकी वजाहत सुनने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ सिर्फ आपसे ये कहने आई हूँ कि आपकी इस हरकत की वजह से मेरी माँ रात दिन बेचैन रही। प्लीज़ अब इससे ज़्यादा मेरी माँ को परेशान ना करें। मैं तो कभी भी उन्हें परेशान नहीं करना मेरी चाहता। माँ बहुत ही सीधी है, बहुत ही पाकीज़ा है, बिल्कुल साफ झील की तरह, पानी की तरह शफाफ। हर मक्कारी झूठ से वो दूर हैं जो आजकल आप देखते रहते हैं। इसलिए जब कोई ऐसा शख्स उन्हें फ़ोन करता है जिसके बारे में वो अपने घर वालों को नहीं बता पाती हैं तो शर्म से पानी पानी हो जाती हैं। अब मेरी माँ को फ़ोन ना कीजिए प्लीज़। इससे वो परेशान हो जाती हैं, बेचैन हो जाती हैं। मेरी माँ को चैन से जीने दीजिए। बात क्या थी? ये क्यों आई थी यहाँ? तो फिर जंग दोनों तरफ से शुरू हो चुकी है। जी। अजीब बात है, अजीब बात है। आप क्या करोगे? मेरे ख्याल में अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मसला एक ही नहीं है, एक ही सिम से पत्थर नहीं आ रहा है। मैंने हालात तुमसे नहीं पूछे थे, तुम ये कह चुके हो। मैंने पूछा अब तुम क्या करोगे? कहीं सफ़र पर चला जाऊंगा। ता फरामोश कुनी चांद याजीन शायर सफ़र कुन। मुझे ये शायर बहुत पसंद है। मुजफ्फरी साहब। जी हाँ। शायर ने इससे आगे भी कहा है, हजार इश्क न दानम सफारस पेशे तो हरगेज न तवाना न तवाना। ये भी कहा है इश्क के लिए डट जाना पड़ता है, अलबत्ता हर इश्क नहीं। हजार इश्क न दानम सफर अज पेश तो हरगिज न तवाना। अल्लाह आपको सलामत रखे मौलाना साहब,
पता है कितने दिनों से आपकी आवाज नहीं सुनी थी? मैंने कहा ना मेहदी साहब, बहुत उदास हूं। अब खूबसूरती तो बहुत कम नजर आती है। अल्लाह जमील है और जमाल को पसंद करता है, लेकिन जो खूबसूरती अल्लाह को पसंद है वो खूबसूरती है जो यहाँ है। जो खूबसूरती उसके पाक व पाकीज़ा और लामुतनाही वजूद की एक झलक है। मुज़फ़्फ़री साहब, अगर आप खुदा की अजीम ज़ात और उसकी खूबसूरती की झलक इन मोहतरमा में देख रहे हैं तो फिर बयाबानों के खाक छानने, कांटे चुभने से क्या खौफ है। यहाँ पर यह कहा जाता है कि रूह और बदन में बहुत फर्क होता है। इश्क करना है तो रूह से करो, बदन से नहीं। रूह खुदा की अमानत है, बदन तो कुछ भी नहीं है, मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, लेकिन रूह अपने असली मालिक की समत लौट जाएगी। ये रूह तो अपने मालिक के फिराक में बेचैन है, रेगिस्तान में उस ऊंटनी की तरह भटक रही है जिसका बच्चा गुम हो गया हो। अगर रूह और जौहर के आशिक होगे तो हर मुसीबत को दिलो जान से कबूल करोगे। 200 साल पहले लोग मक्के पैदल जाया करते थे। जब वहां पहुंचते थे तो उनके पैर गर्म रेत पर चलने से जख्मी हो जाते थे, पैरों में छाले पड़ जाते थे। खाने खुदा पहुंचते ही सब कुछ भूल जाते थे, लेकिन वो न जाने कितनी सख्तियां उठाकर वहां पहुंचते थे। नाज़ो नाम में रहकर खुदा से मुलाकात नहीं की जा सकती। माशूक से मुलाकात की कीमत होती है। एक आरिफ से कहा गया कि हम तुम्हें सूली पर लटकाना चाहते हैं, तो उसने कहा कि ये बड़ी सआदत है, क्या मैं तुम लोगों की सूली पर चढ़कर खुदा से करीब हो जाऊंगा। महबूब के घर का रास्ता संगलाख है, सख्तियां उठानी पड़ती हैं। यही रस्म मोहब्बत है, यही इश्क का तकाजा है। इससे बेहतर कोई जगह नहीं है कि यहां बैठ के सोचो। इससे पहले कि मेरे अहलिया फिक्रमंद हो जाएं, मैं यहां से चलता हूं। खुदा हाफिज। अली साहब, मुझसे कोई काम नहीं है? नहीं मौलाना साहब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।
मैडम, ये फ़ोन उठा लें या फिर इसको ऑफ कर दें? कितने पैसे होगा प्लीज? हेलो, अस्सलाम वालेकुम नादरी साहिबा, मैं मुज़फ़्फ़र ही हूँ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर हो सके तो 5 मिनट मुझे दे दें। मुज़फ़्फ़री साहब, न मैं चाहती हूँ और ना ही आपसे मुलाकात कर सकती हूँ। नादरी साहिबा, सिर्फ 5 मिनट। मैडम ये चेक करें, आपका फ्रूट है। जी, कितना हुआ? मैं आपकी इस हरकत की वजह नहीं समझ पा रही हूँ। मैंने मौलाना साहब को जवाब दे दिया था। मैं खुद आपसे बात करना चाहता हूँ, सिर्फ 5 मिनट। देखिए जनाब, जब मैंने जवाब दे दिया है तो फिर अब कौन सी बात बाकी रह जाती है? खुदा के लिए कोशिश करें कि मुझे फोन ना करें। मेरी अपनी फैमिली है, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। उनके अलावा मुझे अपनी जिंदगी में और कोई नहीं चाहिए। मैं सोचना भी नहीं चाहती। आपकी ये ख्वाहिश जो भी है, संजीदा है या फिर ज़मीर की आवाज़ की वजह से, जिस वजह से भी है, मैं अब अपनी जिंदगी में और हंगामा नहीं चाहती हूँ। नादरी मैडम, मैं आपकी ज़िंदगी में हंगामा नहीं करना चाहता, बस आपसे कुछ मिनट बात करना चाहता हूँ। मुज़फ़्फ़री साहब, मैं आपसे ना मिलना चाहती हूँ और ना ही मिल सकती हूँ। आप जहाँ हैं वहीं खड़ी रहें, बस कुछ मिनट का टाइम लूँगा मैं आपका। आप कहाँ हैं? ठीक आपके सामने, सड़क के दूसरी जानिब। एक बार काफी नहीं था, अब यहाँ भी मुझे बदनाम करना चाहते हैं। नादरी साहिबा, जनाब, सुन रहे हैं मेरी आवाज़? जनाब उठें, अपनी आंखें खोलें। मुज़फ़्फ़री साहब। आपकी पहचान क्या है? मेहदी साहब। मेहदी साहब, अपनी आंखें खोलें। मुज़फ़्फ़री साहब। मैडम ये सोने ना पाए, हो सकता है सर की चोट लगी हो। मेहदी साहब, मेहदी साहब। वालेकुम सलाम। जनाब, जनाब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? देखें इधर, आप इससे बात करती रहें। मुज़फ़्फ़री साहब, आंखें खोलें, अभी एम्बुलेंस आ रही है। नादरी साहिबा। जी। मुज़फ़्फ़री साहब, आप आंखें खुली रखें बस। सोने न दीजिएगा, बात करती रहें। मुज़फ़्फ़री साहब, मेहदी साहब। नादरी साहिबा जी। मेरा एक काम करेंगी? हाँ जरूर। अगर मेरी मौत न हुई और जिंदा बच गया तो मुझसे शादी करेंगी? मुज़फ़्फ़री साहब न सोएं, मैडम इससे बात करती रहें। मुज़फ़्फ़री साहब, मुज़फ़्फ़री साहब मुझसे बात करें। मैंने नहीं सुना आपने क्या कहा, दोबारा कहें, फिर से कहें। आपने सुना, सुना आपने। पैर कई जगह से टूट गया है, लेकिन अहम बात यह है कि सर पर चोट का खतरा बहुत ज़्यादा है। उम्मीद है कि जल्दी होश में आ जाएंगे ताकि हम पैर के बारे में कोई फैसला कर सके। मतलब ये भी हो सकता है कि वो होश में ही ना आए? सब कुछ हो सकता है। आपका उनसे क्या रिश्ता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं नादरी हूँ। मौलाना साहब, मुज़फ़्फ़री साहब का एक्सीडेंट हो गया है। जी हाँ, आज ही।
अभी होश में नहीं आए हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मेरे ख्याल में उनकी सूरत हाल बहुत ख़राब है। जी, अभी मैं हॉस्पिटल का एड्रेस आपको भेजती हूँ। जी ठीक है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नादरी साहबा, क्या हुआ? कोई सही से बता ही नहीं रहा है। डॉक्टर ऐसे बात कर रहे हैं जैसे अब उन्हें होश में आना ही मुश्किल है। मैंने इसीलिए आपको जहमत दी। अच्छा किया नादरी साहबा। डॉक्टर कौन है? वो वहाँ पर है। आप जरा यहीं ठहरे। जी। इनका ऑपरेशन होगा। इनकी मां को इत्तला देता हूं। बेहतर है कि आप चली जाएं। जी। मुझे बताया था कि आपको एक पेंटिंग देने जाना है, यही है? जी। ओहो, टूट गई। इजाजत है? ये लड़का वाकई फनकार है। बस यही देने के लिए आए थे? नहीं, इससे पहले कि बेहोश हो जाते मुझसे शादी की बात की। क्या कहूं? आप जा सकती हैं। अच्छा रुकिए, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक दिन एक तितली ने रीछ से कहा कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। रीछ ने कहा कि ठीक है, जब सोकर उठूंगा तो कह देना। और फिर ये कह के सो गया पूरे 3 महीने के लिए। उसे मालूम नहीं था कि तितली की उम्र सिर्फ 3 दिन की होती है। काश हम सबको ये पता चल जाए कि हमारे पास जिंदगी में हमेशा वक्त बहुत कम है, बहुत जल्द देर हो जाती है। मेरे ख्याल से मुज़फ्फरी साहब को यह बात अच्छी तरह से पता है। फी अमानिल्लाह।
हेलो, हॉस्पिटल है ना? माफ कीजिएगा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुजफ्फरी साहब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गए हैं? जी। जी। अब भी ऑपरेशन थिएटर में है? खुदा हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माफ कीजिएगा, वो एक मरीज है आपके यहाँ, मुजफ्फरी साहब। जी जी। उनका ऑपरेशन खत्म हो गया? होल्ड करिए 1 मिनट। जी जरूर। नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ। मतलब अभी होश में नहीं आए? नहीं मैडम, अभी होश में भी नहीं आया। ये लो, इसे भी रखो। दादा जान, अब इसमें जगह नहीं है। ये लो, तो थोड़ा सा बड़ा बैग ले लेते ना। 2 बालिश का बैग लेने की क्या जरूरत थी? और फिर गुस्सा आ रहा है। बात क्या है? क्या बताऊं, राम सर के लिए अब तक 3 शर्ट्स रख चुके हैं। इससे पहले ऐसी चीज नहीं देखी थी मैंने। हर बार इस बात का पता होता था कि कितने दिनों तक रहना है वहां। इस बार मालूम नहीं कब तक रहेंगे वहां। ये लो, इसे भी रखो। जगह नहीं है। अपनी जेब में रख लो। मोहसिन मियाँ, 1 गिलास ठंडा पानी देना जरा। जी मैं देती हूँ। बिल्कुल ठीक, आप ही दे दें। कितने देर का प्रोग्राम है? अभी पता नहीं है, शायद वक्त लगे। पता है, आज शाम अली मुराद ने फोन किया था, बता रहा था कि सफाई ने फल खरीदने के बाद अब पैगाम दिया है कि फल नहीं चाहिए। ये कैसे हो सकता है? क्या आप लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करते हैं? क्यों नहीं करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है। और फिर हम लोग चेक देते हैं बाग के मालिक को, और वो इतनी आसानी से चेक वापस नहीं करते हैं। खैर, जहन्नम में जाए, जो जी में आए करे, हमसे क्या मतलब। मैं तो रामसर जाकर सारे फल खरीदूंगा। जानते हो, ये खरीदारी का बहुत अच्छा मौका है। बहू, ये बताओ, वो चेक बैंक ले गई तुम? नहीं, लाकर आपको दे दूं? नहीं, अभी उसकी जरूरत नहीं है। बस ये कहना था कि उसे अभी कैश मत कराना, मुझे पैसों की जरूरत पड़ सकती है। जी। दादा जान, बस अब कुछ न लाएं क्योंकि जगह बिल्कुल नहीं है। जा पागल। जाओ जाओ। वो जाना चाह रही है। कौन? अरे वही जो है ना, सफाई साहिबा, वो भागना चाह रही हैं। वजह मुझे नहीं पता, लेकिन वो भागना चाह रही हैं।
मतलब मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो मुकदमा दायर किया है ना, उसकी वजह से वो परेशान हो गई हैं और किसी चीज़ से वो डर गई हैं। अब उसके लिए वो क्या करेंगी? भागने का प्लान बना रही है। बिल्कुल, इसीलिए ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन चेक किसानों से वापस नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि जब चेक की तारीख आएगी तो वो लोग यहाँ होंगे ही नहीं, है ना? हाँ, मेरे ख्याल में भी यही है। लेकिन जाने के लिए उन्हें क्या करना होगा? पासपोर्ट लेंगे, टिकट खरीदेंगे और सामान पैक करेंगे। देखो, क्या ये हो सकता है कि तुम अपने छोटे दिमाग पर इतना ज्यादा जोर मत डालो। जो कुछ है उसके नाम है, सब कुछ बेच देगी वो। जी बिल्कुल। नीलामी लगाएगी और 2 दिनों में सब कुछ बेच डालेगी। लेकिन हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। क्या उनके हाथ पैर बांध दोगी? सारी जायदाद उसी के नाम पर है, जो भी कीमत मिलेगी बेच देगी वो। तुम किस तरह उसे रोक पाओगी? हाँ, हम तामीन की दरख्वास्त दायर कर देंगे, है ना सर? बिल्कुल। अब ये तामीन क्या है? देखें, ये जायदाद चूँकि मुतनाज़िफ़ी है और इसके मिल्कियत के दूसरे भी दावेदार हैं, इसलिए हम अदालत से दरख्वास्त करें कि असली मालिक के वाज़े होने तक जायदाद की खरीदो फरोख्त ना हो। और अदालत मान मिलेगी तुम्हारी बात? आप इत्मीनान रखें, हमने हर पहलू पर गौर कर लिया है। हम होशियार हैं दादा जान। बहू जी, खाने का क्या हुआ? देखो, मुझे ये बच्ची बहुत अच्छी लगती है, मेरी भूख खुल गई है बहुत। नाज़गुल, बेटा मेज पर खाना लगाओ। जी जी, अभी आ रही। ये जो तामीन की बात की है वो क्या है? देखिए, जैसे कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं जिन पर कब्जा हुआ है, जब तो कोर्ट फैसला नहीं करेगी तब तक। मोहसिन, हाँ, जरा हाथ तो बटाओ मेरा। आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, माफ़ करिएगा, मैं बताऊंगा तफसीलात। फिक्र नहीं करो। अम्मी जान, ये लो मोहम्मद। दीजिए दीजिए। अम्मी जान। हाँ बेटा। कुछ हुआ तो नहीं? जैसे क्या? मुझे नहीं पता अम्मी जान, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई आपको परेशानी हो या किसी ने परेशान किया हो या कोई ऐसी बात कह दी हो किसी ने आपसे, तो आप मुझसे खुद आके बताइए, ठीक है? ठीक है। खाना नहीं निकालेंगी? सालन ले जाओ, चावल मैं ले आती हूँ। ठीक है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बहू। बिस्मिल्लाह। तुम दोनों भी आ गए, अच्छा हुआ मुलाकात हो गई। असल में इस बार का सफर हमारा लंबा हो सकता है ना मोहम्मद? जी हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छा हुआ मुलाकात हो गई। आपकी मोहब्बत है। अम्मी जान ने कहा था कि आज रात जरूर आना, ये नहीं पता था कि आप लोग रामसर जाने वाले ये हैं। लो, दोपहर तक तो मुझे खुद ही नहीं मालूम था कि जाना है। तो फिर उनकी छठी हिस्स ने बताया होगा। यकीनन। शायद उन्हें मेरी याद आ गई हो, है ना अम्मी जान? मैंने बुलाया है ताकि मैं जो बात कहना चाह रही हूँ वो आप सब सुने। मैं 2 बातें करना चाह रही हूँ। एक आपसे मुताल्लिक है। देखो, पहले वही बताओ जो मुझसे मुताल्लिक है। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने 20 साल पहले बहुत बड़ी गलती की जो बच्चों को लेकर भाग गई। शायद अगर बच्चे आपके साथ होते तो बेहतर जिंदगी जीते। आज मेरी नाज़गुल आप पर फख्र करती है। उसके ससुराल वाले आपको बहुत चाहते हैं। इतनी नाराजगी के बाद भी आपकी वजह से शादी में भी आ गए। मोहम्मद भी बिल्कुल बदल गया है, अब एक समझदार मर्द बन गया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे दादा हैं। हाँ, मैं अच्छा दादा हूँ।
क्या कह रहे? क्या हुआ? अगर दादा जान के मुंह से इसके अलावा कुछ और सुनने की तवक्को होती ना, तो मैं कहता कि दादा जान को अभी पहचाना नहीं। मुंह बंद करो अपना समझदार। मर्द अपना वक़ार रखता है, इस तरह से बकवास नहीं करता है। अच्छा, अब दूसरी बात भी बताओगी या खाने के बाद बताओगी? अभी बता रही हूँ। अच्छी बात है, बताओ। एक शख्स ने, मतलब एक साहब ने मेरा रिश्ता मांगा है। मैं इसे कबूल करना चाहती हूँ। अलबत्ता अगर वो जिंदा बच जाए। क्या कह रही हैं अम्मी जान? आपको पता है क्या कह रही हैं आप? हाँ? ओए, ये गरजदार आवाज उसके सामने ना निकालो जिसने तुम्हें बोलना सिखाया है। भले ही वो इंसान बहुत ही बेमुरव्वत ही क्यों ना हो, समझे? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है। हमें जान ने कैसे ये कह दिया? ये सब कुछ एक डरावने ख्वाब की तरह है। खुदा करे मेरी आँख खुले और पता चले कि ये सिर्फ एक डरावना ख्वाब था। नहीं, यह हकीकत नहीं हो सकती, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। वो चीज़ जो किसी के हक को तबाह कर सकती है, जानती हो क्या है? मोहसिन, खुदा के लिए बस करो। इस वक्त मुझे कानून की पेचीदगियां नहीं समझती। पेचीदगी बात नहीं है, ये जिंदगी और समाज की बात है, तुम्हारी माँ की बात है। असल में जब कोई बरसों तक अपने हक का इस्तेमाल नहीं करता तो धीरे धीरे लोगों को लगने लगता है कि वो हक उसका हक था ही नहीं, और वो पूरी तरह से उसके हक को भूल जाते हैं। तुम्हारी माँ ने भी इतने बरसों तक अपने हक का इस्तेमाल नहीं किया। अब जिस वजह से भी अब अगर वो अपने हक का इस्तेमाल करना चाहें तो कौन सा अजीब काम कर रही हैं। बस वो एक मुसल्लमा हक का इस्तेमाल ही तो कर रही हैं, लेकिन आप लोग ऐसे उनके सामने खड़े हो गए कि कोई गुनाह कबीरा कर रही हों। मेरा बहुत दिल चाहता है कि कम से कम कानून के माहिरीन में इतनी जुर्रत हो कि वो लोगों को उनका हक दिलाने में
नेक नीति से काम कर सकें और सबको बताएं कि हक क्या है। जी नहीं, मुझे ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर कोई ठोस हकीकत को कबूल ना करे तो उससे उस हकीकत पर कोई असर नहीं होता। हकीकत हकीकत है। बहुत गलत बात है। हकीकत यही है, बस कुछ और नहीं। पहली बार मुझे अपने दादा से बहुत हमदर्दी महसूस हुई। जब अम्मी जान वो बात कर रही थी तो एक लम्हे के लिए मैंने उनका चेहरा पलट कर देखा। काश तुम भी उनकी शक्ल देखते। मबहूत हक्का बक्का हो गया, किसी मुर्दे के चेहरे की तरह, जैसे उन्हें पहली बार ये यकीन आया हो कि उनका बेटा मर चुका है। गोया उन्होंने अपने बेटे की मौत की तलखी महसूस नहीं की थी, लेकिन जब अम्मी जान ने ये बात की तो उन्हें यकीन आ गया कि उनका बेटा यानी मेरे बाबा मर गए, शायद एक बार फिर से। नाज़गुल, इंसान सिर्फ एक बार मरता है, दूसरी, तीसरी और 10वीं बार कोई नहीं मरता। ये सब शेर और शायरी और अफसानों की बातें हैं। मौत एक बार आती है। तुम्हारे वालिद साहब का इंतकाल 22 बरस पहले हो चुका है। हकीकत ये है। अगर तू मेरा इम्तिहान लेना चाहता है, अगर तू अब भी मुझे आजमाना चाहता है, तो जिस मुसीबत में चाहे मुझे डालकर मेरा इम्तिहान ले ले, मैं तैयार हूं। मगर दूसरों को मुसीबत में डालकर मेरा इम्तिहान ना लिया जाए, मैं नहीं कर पाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी, होश में आ गए? बहुत शुक्रिया, मेहरबानी है आपकी। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया।